आज के दिल से दिल तक के कार्यक्रम में मेरे साथ जो विशिष्ट दंपत्ति हैं वो हैं आईवीएफ के जन्मदाता, मध्य प्रदेश में अगर कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, डॉक्टर विजया वाकोडकर और डॉक्टर टी.डी. वाकोडकर। आपका स्वागत है हमारे इस जिसमें हम शख्स के पीछे की शख्सियत को जानने की कोशिश करते हैं। मैडम, आप पहली जिसको कहेंगे आईवीएफ की मध्य प्रदेश कंबाइंड छत्तीसगढ़ में आप आईवीएफ की जन्मदाता हुई हैं, इसके पीछे की कोई कहानी सुनाइए ना थोड़ी सी। एक्चुअली हमने कभी सोचा नहीं था कि ये कार्यक्रम हमारे हाथ से सक्सेस होगा, या ये ऐसी कोई आइडिया नहीं थी मुझे। मैं तो सेक्टर 9 में काम करते हुए बहुत साल हो गए थे, तो इच्छा हुई थी कि बाहर अपना कुछ क्लिनिक खोले, और मैंने क्लिनिक के रूप में इसको चालू किया। पर रिस्पांस बहुत अच्छा आया और पेशेंट लोगों की ही प्रेरणा से मैंने ये काम चालू किया, क्योंकि इनफर्टिलिटी, वांझपन जिसको बोलते हैं, वो एक समाज की बहुत बड़ी समस्या थी। और उसमें शुरू से ही मुझे इंटरेस्ट था कि ये रोने गाने वाले जो कपल्स हैं और जिनके बच्चे नहीं होते, उनका देख के लगा मुझे कि हमको कुछ करना चाहिए। और मैंने सिंपल मेथड से शुरू किया, IUI एंड सिंपल मेथड से शुरू किया, और पेशेंट के प्रेरणा से ही मुझे लगा कि इसके आगे अपन बढ़ना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ इंडिया में तब तो इतना कुछ था नहीं, तो बाहर जाने का भी हम सोच नहीं सकते थे, क्योंकि हम लोग बहुत मध्यम परिवार से आते हैं। तो फिर भी जैसे तैसे बैंकों ने हमको मदद करी, बैंक ऑफ बड़ौदा और भी बहुत लोगों ने हमको इसमें हेल्प करी। और फिर मैं सिंगापुर, आपका अकेले का सिलेक्शन? हाँ, मध्य प्रदेश में। हाँ, तब इंडिया से एक बैच जा रही थी सिंगापुर, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर में ट्रेनिंग के लिए, IVF के ट्रेनिंग के लिए। तो मैंने अप्लाई किया और यहाँ से मैं अकेली ही गई थी। और हाँ, तो वहाँ जाके ट्रेनिंग करके आने के बाद IVF शुरू करने के लिए मुझे बहुत सारा लोन लेना पड़ा था बैंकों से, क्योंकि हम तो ऐसे आसान नहीं था मशीनरीज वगैरह खरीदने के लिए। और उन्होंने मुझे भरपूर मदद की। तो इस तरह से चालू हुआ। 94 में हमने चालू किया ये। आप पीडियाट्रिशियन हैं और आप 1978 में भिलाई इस बात में आए। मैं चेस्ट फिजिशियन हूँ। मैं पढ़ते पढ़ते यहाँ पे अप्लाई कर दिया था। जब मैं नागपुर यूनिवर्सिटी में था, डिप्लोमा किया। डिप्लोमा मेरा चालू था DTCD का, तो मेरा सिलेक्शन हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पे तब CO में डॉक्टर सेन थे। तो मैं डॉक्टर सेन के पास गया, उनके ऑफिस में। बोला, सर मेरी तो अभी 2 महीने बाद परीक्षा है, तो मेरे को 2 महीने के बाद के ज्वाइनिंग देंगे। आपको क्या लगा, क्यों आप भिलाई क्यों आए? क्या ऐसी मजाक में ऐसी चलो घूम के आते करके, ऐसा कुछ भी नहीं था। नागपुर जैसी जगह छोड़ के मैं इधर आ गया। तो मतलब चलो चल के देखती क्या है थोड़ा सा। तो यहाँ आया था हॉस्पिटल, उस वक्त 500 बेडेड का हॉस्पिटल, और उसका नाम बहुत ज़्यादा था मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ तो उस वक्त था ही नहीं। तो मध्य प्रदेश में इतना नाम था, तो मैं बोला यार हॉस्पिटल ये अच्छा होगा, तो चलो अपन ज्वाइन करते। तो फिर उन्होंने मेरे को बोले तुम ज्वाइन कर लो, हम बोले आपको 2 महीने की छुट्टी दे देंगे परीक्षा के लिए, और फिर आप देखिए परीक्षा देखिए आके फिर से बोले आपकी सीनियरिटी रह जाएगी उतनी। मैं गया, फिर DTCD पास हुआ। हाँ, मैंने सुना कि आप हॉल में दोनों एक ही जगह पर, एक ही, हाँ, एक ही। जानते थे एक दूसरे को? नहीं जानते थे। एक ही हॉल में हम लोग बैठे थे। ये DGO के लिए थी, मैं DTCD के लिए था। फिर बाद में फिर ऐसी पहचान हुई, फिर ऑफिशियली एंगेजमेंट। इन्होंने ज्वाइन किया और मुझे फिर MD करने के लिए भेजा था, तो मैं तब यहाँ ज्वाइन नहीं करी थी। फिर मैंने MD के लिए, जो मेरा था 2 साल में वहाँ MD की। हाँ, नहीं, एंगेजमेंट के बाद मैं MD करने गई, और MD करके जब आई फिर हमारी शादी हुई। तब तक ये यहाँ ज्वाइन कर चुके थे। फिर आपने भी सेक्टर 9 ज्वाइन किया। और फिर आपने 1991 में इस अस्पताल की नींव रखी। तब इसको लगा कि चलो यहाँ मजा नहीं आ रहा है, तो MD कर लिया। और वो ऐसी इन्होंने 14 साल नौकरी करी, मैंने 12 साल करी सेक्टर 9 में। और फिर ऐसा लगा कि अपना खुद का क्लिनिक हम खोल सकते हैं। तब यहाँ प्राइवेट क्लिनिक्स थे नहीं,
हाँ अच्छा। हाँ नहीं थे, नहीं थे, एक बहुत ही एक आध होगा। और ये हॉस्पिटल भी, इंडोर हॉस्पिटल भी तब प्राइवेट नहीं थे, तो हमने तो चालू किया 1 बेड से, 1 बेड से चालू किया। अरे गजब। तो ये 1991 में आपने इस अस्पताल की शुरू करी और आईवीएफ की शुरुआत आपने 94 में करी, मतलब यहाँ आने के बाद फिर आप ट्रेनिंग के लिए गई, तो तब तक तो बच्चे हो चुके होंगे। हाँ, मेरे बच्चों को ये देखे मैं कितनी बड़ी बात है आज के मतलब मैं चाहूँगी हमारे दर्शक समझें कि पति का अगर साथ नहीं हो तो महिलाओं का आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, और फिर ऐसे पति का जो खुद भी उसी फील्ड में है फिर भी अपनी पत्नी को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। इन्होंने पूरा जीवन भर ही मुझे आगे बढ़ाया है, मुझे कभी भी कोई रोक टोक नहीं हुई। ट्रेनिंग बोलो, काम बोलो, उन्होंने अपना फील्ड बाद में छोड़ दिया, अभी तो प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे। हाँ हाँ, तो उन्होंने मुझे ही आगे बढ़ाया है, ये मैं बिल्कुल गर्व के साथ कह सकती हूँ कि डॉक्टर टी.डी. वाकोडकर ने मुझे हमेशा आगे। कहते हैं कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, पर नो, इन दिस केस बिहाइंड अ सक्सेसफुल वुमन देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैन who really supported her wholeheartedly, financially, mentally, physically and spiritually also. Hats off to you, Dr. वाकोडकर। आपने सच्ची में हमको एक इतनी अच्छी आईवीएफ की जो प्रणेता हैं उनकी देन दी है इस शहर को, ये शहर आपका ऋणी रहेगा। मैडम तब तो एमपी था जब आपने आईवीएफ की, तो बहुत दूर दूर से पेशेंट आते होंगे आपके पास। एक्चुअली तब कोई अवेयरनेस ही नहीं था, अवेयरनेस ही नहीं था तब, परंतु एक सोसाइटी में टैबू था कि वांझपन का। तो मैंने जब शुरू किया तो मुझे उनमें अवेयरनेस डेवलप करने के लिए काफ़ी समय लगा। इवन एजुकेटेड लोग भी आके मुझे पूछते थे कि टेस्ट ट्यूब कितना बड़ा होता है, मटका साइज का टेस्ट ट्यूब होता है क्या। तो मैंने उनको बताया कि ये प्रक्रिया ऐसी नहीं है, ये तो भ्रूण को बनाते हैं 3 दिन में। जैसे पहले लेडीज़ को अंडे बनाने के, साधारण शब्दों में बताइए ना आईवीएफ क्या होता है। आईवीएफ मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसको साधारण भाषा में टेस्ट ट्यूब बोलते हैं। तो लेडीज़ के फॉलिकल्स जो जिससे ये बनते हैं, भ्रूण बनते हैं, उसको डेवलप करते, उसके लिए हमको 10 डेज 12 डेज के इंजेक्शंस देने पड़ते हैं। एंड देन वो हम लोग सोनोग्राफी से मॉनिटरिंग भी करते रहते हैं, फॉलिकल्स मैच्योर हुए नहीं हुए। जिस दिन वो मैच्योर होते हैं, यूजुअली 10 to 12 डेज के स्टिमुलेशन में हो जाते हैं। उसके बाद उनको फॉलिकल्स को बाहर निकाल के उस समय हस्बैंड के स्पर्म कलेक्ट करके फॉलिकल और स्पर्म को दोनों को इकट्ठा करके उसको फर्टिलाइज करते हैं। उसके लिए एम्ब्रियोलॉजिस्ट अलग से आते हैं एंड उसको 3 दिन का फर्टिलाइजेशन, जब वो 8 सेल हो जाता है, वापस फिर लेडीज़ के गर्भाशय में उसको फिर से ट्रांसप्लांट, एनवायरनमेंट, हाँ वैसी ही मशीनें होती है जिसको इंक्यूबेटर बोलते हैं। उसमें CO2 और ह्यूमिडिटी, ऑक्सीजन सब कुछ चेक रहता है। यूट्रस जैसा एनवायरनमेंट को 3 दिन तक पेट्री डिश में है। तो मुश्किल शुरू में, अब तो एडवांस हो गया है, पर उस समय जब आपने शुरू किया होगा तब तो इतने एडवांस्ड इंक्यूबेटर्स वगैरह आपको तब थे, वो हमको बाहर से मंगवाने पड़े। इंडिया में कुछ अवेलेबल नहीं था। उसके जो न्यूट्रिशन सॉल्यूशन होते हैं, जिसको मीडिया बोलते हैं, कल्चर मीडिया, वो भी अवेलेबल नहीं थे, पर बाहर से मंगाने पड़ते थे। और बहुत मुश्किल था तब, बहुत मुश्किल। बाहर से मंगाना, फिर यहाँ पे लाना, फिर आपको सबको ट्रेनिंग देना अपने स्टाफ को, फिर उस चीज़ की बहुत ही मतलब कठिन समय रहा होगा आपके। एनेस्थेटिस्ट और बाकी सबका एक, दिस इज अ टीम वर्क एक्चुअली। तो उस टीम को भी सिखाना पड़ा होगा, सिखाना पड़ा। अभी बहुत इजी है। हाँ, तो ये अब सब कुछ यहाँ मिल जाता है, पर उस समय 91-92 में तो ये बहुत ही मुश्किल रहा होगा, मैं समझ सकती हूँ। और अभी तक तो आप करीब 2-2.5 हज़ार की डिलीवरी कर चुकी हैं। ज़्यादा ही, मुझे तो आईवीएफ तो बहुत हुआ है, लाखों में हुआ होगा। आईवीएफ के बारे में जो मैंने थोड़ा सा पढ़ा है, उसमें इनफर्टिलिटी काउंसलिंग बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि किसी को भी ये मानना कि मैं उस काबिल नहीं हूँ, तो उसमें वो न्यूनगंड भी नहीं आप पैदा कर सकते, और उसको साइंटिफिकली उसको समझाना। तो मैंने सुना है कि सारे गायनेकोलॉजिस्ट भले ही कितने भी अच्छे आईवीएफ ट्रेनिंग हो जाए, पर वो अगर इनफर्टिलिटी काउंसलिंग अच्छी नहीं करते हैं तो। मेरे पास जो पेशेंट आता है, सबसे पहले मैं हस्बैंड और वाइफ को बुला के उनको पूरा
फिजियोलॉजी समझा देती हूँ कि ये किस प्रकार से नॉर्मली भी बच्चा होता है, किस प्रकार से तुम्हारे स्पर्म्स एंड फॉलिकल्स कैसे होते हैं। तो उसके बाद यहाँ तो अपनी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, इवन इफ द प्रॉब्लम इज विथ मेल दे आर नॉट एग्रीइंग दैट, तो उनको समझाना पड़ता है। और उसके बाद 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड भी काउंसलिंग करना होता है, और उनको ऑप्शन छोड़ देते हैं उनके ऊपर सब समझा के, एंड दे थिंक ओवर कि क्या। मैंने सुना है कि इनफर्टिलिटी काउंसलिंग स्पेशली फॉर मेल इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, और हमारे मतलब प्रत्युत्सत्तात्मक समाज में तो आज पढ़े लिखे भी लोग नहीं मानने को तैयार होते हैं, ना तो महिलाएं ना पुरुष, उनको भी वो एक्सेप्ट करना। क्या है, सब चीज़ बहुत ट्रांसपेरेंट हो गई है, उनका स्पर्म काउंट उनको पता रहता है, मुझ में क्या प्रॉब्लम है ये भी पता रहती है। तो अभी बहुत फ़र्क पड़ गया पहले और अभी के। 90s में जो था उसमें अभी 2022 चल रहा है, इतने सालों में काफ़ी कुछ सुधारना हुई है समाज में। नहीं, ये बहुत सारी ऐसी चीजें रहती है ना जो पेशेंट अभी गूगल में सर्च करके आ जाते हैं। अभी तो आजकल गूगल मास्टर में तो सब कुछ मिलता और है, यूट्यूब और गूगल में तो हाँ, तो उनको बहुत सारी चीजें रहती है, यहाँ की क्रॉस करते हैं वो लोग। मैंने कहीं एक पढ़ा था कि हमारी कंसल्टेशन तो 500 है, पर आप गूगल चाचा के बाद जाने के बाद अगर हमसे आए हैं तो हमारा कंसल्टेशन 1000 हो जाएगा। एक पेशेंट का मुझे याद है, वो बहुत इंटीरियर के थे और काफ़ी ज़मींदार वगैरह थे वो, और वो आए थे 3 शादी करके आए थे, पहली वाइफ, सेकंड वाइफ एंड थर्ड वाइफ, पर किसी को भी बच्चा नहीं हो रहा था। तो जब मेरे पास आए तो मैंने बोला पहले आप अपना टेस्ट करो, उसमें देखते हैं, फिर बाद में तुम्हारी वाइफ्स को हम करेंगे। तो वो एजोस्पर्मिया था, मतलब नील, शुक्राणु नील थे उस केस में। तो मैंने उनको समझाया कि तुम्हारे अंदर ही प्रॉब्लम है, कितनी शादियां करोगे आप। तो देन फिर उसकी सेकंड और थर्ड वाइफ जो यंग थी, उसको हमने IVF से बच्चा दिया। पर ये किसी पुरुष के लिए मानना बहुत मुश्किल है। इसमें आपको मतलब गोपनीयता भी रखनी पड़ती है। हाँ, सिक्रेसी पूरी रखनी पड़ती है। और उसमें भी वो कॉम्प्लेक्स ना आने देना। हाँ, और फैमिली को भी कन्विंस करना, मतलब मुझे जो पता है वो यही है कि ये काउंसलिंग बहुत मुश्किल होती है। कोई ऐसी आपको घटना याद हो जिसमें आपको तफ्तीश करने में मैडम का साथ देना पड़ा हो? ज़्यादातर तो यही कर लेती है, मेरे तक तो केसेस आती नहीं है, क्योंकि काउंसलिंग में ये मास्टर है। अच्छा। तो मेरा जो पार्ट है वो मैं मैनेजमेंट पार्ट समझता हूँ, तो मैं उसमें ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता है, पर मेरे से बेटर काउंसलिंग एक करती है। किसी भी पुरुष के लिए ये मानना है, किसी भी महिला के लिए नहीं, उनको न्यूनगंड है ये, तो मतलब वो गाँव वगैरह में खास करके उनको कॉन्फिडेंस देना होता है कि आपकी ये बातें जो है ये टॉप सीक्रेट रहेगी, इसमें किसी को भी नहीं पता चलेगा, और आप जब खुद बताएंगे तभी पता चलेगा, तो बताएंगे नहीं। और हमारे पास तो अभी इतने लोग आते हैं, हमको तो वो सीक्रेसी मेंटेन करनी ही रहती है। मैम यूजुअली तो IVF में ऐसे ही होता है कि पति का ही शुक्राणु हम करते हैं, पर कई बार जो हम देखते हैं आजकल स्पेशली विकी डोनर जैसे नहीं डोनर्स आते हैं हमारे भिलाई में अवेलेबल नहीं है, परंतु दिल्ली और दूसरी जगह स्पर्म बैंक है जिसमें उनका पूरा डाटा आता है। तो आप कैसे बाहर के स्पर्म से भी हाँ, बाहर के ही स्पर्म से करते हैं, उनका पूरा डाटा आता है, उनको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, और उनका ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए, और लुक भी थोड़ा बहुत मैच होना चाहिए, उतना तो हम लोग कर लेते जितना कर सकते। तो स्पर्म बैंक से फ्रोजन स्पर्म सैंपल, उसके साथ पूरा उनका डिटेलिंग आता है, और जब हम पेशेंट को वो पूरा डिटेल दिखाते हैं कि ये सैंपल तुम्हारे लिए आया है और उसमें तुम्हारा ब्लड ग्रुप सेम, और जेनेटिकली और अदर डिसीजेस सब कुछ चेक करके फिर वो फ्रोजन सैंपल को उसको वो भी काउंसलिंग करना होगा। हाँ, बिल्कुल, वो काउंसलिंग करना पड़ता है। काउंसलिंग ये सारी चीजें मैंने और बहुत ट्रांसपेरेंट रखना है, सारी चीज़ों को ट्रांसपेरेंट रखना है। पति के लिए भी मतलब एक्सेप्ट करना उस बच्चे को। मैडम क्या होता है कि अगर वो ये काम नहीं करेंगे तो उनको एक ही ऑप्शन होता है, एडॉप्शन। और अभी नाउअडेज एडॉप्शन इज ऑल्सो नॉट सो इजी,
उसमें भी क्यूज लगे हुए हैं, 4-5 साल इंतज़ार करना पड़ता है। और वो जो अडॉप्टेड बच्चा होता है वो तो आपको पता ही नहीं कौन है, क्या है, किसका है। तो उससे अच्छा एटलीस्ट उसके मिसेस का ये कुछ अंडा रहेगा। और हाँ, और डोनर का स्पर्म का सिक्रेसी तो बहुत ज़बरदस्त होता है, तो उसमें आजकल सब लोग मान जाते हैं क्योंकि उनके पास दूसरा। आपके पास कभी अडॉप्शन का कोई केस आया? एडॉप्शन के बहुत केसेस आते हैं, जैसे कि आईवीएफ फेल हो जाता है, 2 बार किया, 3 बार किया, आईवीएफ फेल हुआ और दे कैन नॉट अफोर्ड मोर देन दैट। अपने यहाँ की जो पॉपुलेशन है ये बहुत ज़्यादा अफोर्डिंग नहीं है, तो उनके पास फिर यही ऑप्शन होता है। तो हम लोग वो आजकल तो एक ही साइट है एडॉप्शन की ऑल ओवर इंडिया, उसको अप्लाई करने के लिए बोल देते हैं। और उनको जो हेल्प चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट या कुछ, वो सब उस तरह की हेल्प हम लोग कर। आपको क्या लगता है कि एडॉप्टेड बेबी और स्पर्म बेबी, मतलब आईवीएफ बेबी, नेचुरली आईवीएफ तो अपने पेट में रखा हुआ माँ की कोख से जन्मा हुआ बच्चा होता है, और एडॉप्टेड, कभी आपको ऐसा लगा कि फ़र्क हो जाता है माँओं से? नहीं होता है, मतलब वो तुम्हारी मेंटालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से एक्सेप्ट करते। और कहते हैं कि एडॉप्टेड बच्चा भी माँ बाप के जैसा दिखने लग जाता है आगे चल के, क्योंकि हाँ, उनकी परवरिश वैसी करते हैं तो वो बच्चा भी उनको अपने जैसा दिखने लगता है। और कुछ लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो जाते हैं एडॉप्शन के लिए। आप बताइए, मैनेजमेंट जो आप करते हैं ये आईवीएफ, इतनी सीक्रेसी मेंटेन करना, फिर ये इतनी बार आईवीएफ की ट्रायल्स लेना, ये सब तो सर डिफ़िकल्ट तो होता होगा हॉस्पिटल चलाना? डिफिकल्ट तो है, इतना आसान ये हर एक पेशेंट से बराबर पैसे वसूल करता। हाँ, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पेमेंट का, पेशेंट और डॉक्टर और पेमेंट, हाँ, दो चीज़ें एकदम, मतलब जो मुझे बहुत मुश्किल जाती, बहुत मुश्किल। अस्पताल में एक केस हुआ, किसी डॉक्टर ने उसको 10 मिनट देखा और 10 मिनट देखने के बाद उसने फीस मांगी 800 रुपये। तो कहते हैं सर 5 मिनट तो पल्स देखी थी हुई, उसके 800 रुपये लोगे। तो पेशेंट को ये समझ ही नहीं आता। यहाँ पे भी मैं 1 घंटा काउंसलिंग करती हूँ, पर्ची वर्ची नहीं बना, केवल उनसे बात ही हुई, तो बात करने का क्या पैसा बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, मुश्किलें आती है। और करके प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत मुश्किलें आती हैं, उसको कैसे डील करते हैं आप? आपको उतना इलास्टिक रहना पड़ता है, मतलब वो उसकी उतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखना पड़ता है। जैसे अभी दूसरे बड़े बड़े हॉस्पिटल में, मेट्रोज में, तो वहाँ तो एक साथ में काउंटर पे इतना जमा कर दो। अब यहाँ पेशेंट तो अपने यहाँ नहीं दे पाते, तो बेचारा पहले दिन 10,000 दे देगा, फिर दूसरे दिन 10,000 देगा, ऐसे करते करते लास्ट डे तक वो पूरा पैसा दे देता है। और कई पेशेंट के पास पूरा पैसा होता भी नहीं, पर हम लोग उनको तंग नहीं करते। पर वो हम लोग ऐसा कभी नहीं करते हैं कि उसने पैसे पूरे नहीं दिए इसलिए उसकी प्रोसीजर बीच में छोड़ दो। नहीं, प्रोसीजर पूरे कर देते हैं, और रहा बाद में वो उसने देना नहीं देना, फिर वो कई बार वो बेईमानी कर जाता है, तो फिर हम लोग छोड़ देते हैं, उसको जाने दो। तो मुश्किल जाता है। हाँ, ये पैसा मतलब दिक्कत जाती है। गड़बड़ हुई तो नेग्लिजेंस के हाँ, अच्छा सक्सेस हो गया तो बहुत खुश, सक्सेस हो गया तो भगवान, और नहीं हुआ तो तुम शैतान, लूटते हो, ये करते हो, वो सब प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ये तो मतलब ये तो अभी तो बहुत ज्यादा ही हो गया, पर 91-92 से आप इसको झेलते चल था, तब इनिशियल डेज में ये सब नहीं था। तब थोड़ा रामराज था, बहुत अच्छा था, मतलब हम लोग खुल के काम करते थे। अभी तो हमको रूल्स के हिसाब से चलना, रूल्स एंड पेशेंट को देख के करना पड़ता है। बहुत सारा, मतलब हम लोग हमारे आम पहले खुले थे ज्यादा, अभी थोड़े से सिकुड़ गए हैं। जैसे कि कई बार बहुत नॉलेज भी परेशान करता है, शायद टेक्नोलॉजी परेशान भी करती है, इसके मतलब प्रोज एंड कॉन्स दोनों। एक फायदा हो गया कि गूगल चाचा की वजह से लोग पढ़ के आते ना, तो हमको थोड़ा इजी पड़ गया, उनको मालूम रहता है कि यहाँ ये होगा, इतना होता, सब तो लिखा रहता है आजकल, इतना चार्ज है, ये कितने रेटिंग का हॉस्पिटल है, ये कितने रेटिंग का हॉस्पिटल, सब तो देते हैं गूगल चाचा में, तो उसकी वजह से थोड़ा सा इजी पड़ता है। यूट्यूब और गूगल से अभी पेशेंट को डील करना तो बहुत सारे इजी हो गया है। तो मैडम आगे क्या? अभी मैं आपके अंडर तो बहुत सारी स्टूडेंट्स आई हैं, और आपकी ही स्टूडेंट्स ने नए आईवीएफ सेंटर्स डाल दिए हैं। मुझे अभी कोई उसकी फिक्र नहीं है,
because I have achieved whatever I wanted to achieve. हाँ, I am content and मेरा कोई एडवर्टाइजमेंट या पीआरओशिप कुछ नहीं चलता है. मेरा पेशेंट टू पेशेंट जो होते हैं, एक पेशेंट दूसरे पे, वो सिस्टम से मेरा काम चल रहा है. एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विद. मैंने हम लोगों ने मैडम ना पेपर पब्लिसिटी की है, ना पीआरओ घुमाया, ना हम लोगों ने सीएम ही नहीं किया, कुछ नहीं किया. बस पेशेंट आते हैं, देखते हैं, वो पेशेंट ही हमारी पब्लिक. जो सक्सेस होते हैं वो 10 को भेजते हैं. वो 10 को भेजते हैं. हाँ, हमने कभी भी ये वाली चीज को नहीं दिया, ना कट प्रैक्टिस किया, ना कुछ प्रैक्टिस. ये सब चीजें हम लोगों ने नहीं किया, आज तक जिंदगी में नहीं किया और मरते दम तक करेंगे. ये हमें पसंद ही नहीं है वो ये सब चीजें करना. अल्टीमेटली क्या है, ये सब चीजें करना मतलब कहीं से तो पैसा निकालना है, तो निकालेंगे कहाँ से? वो पेशेंट की जेब से आएगा पैसा. तो वो सब चीजें नहीं करते. पर इतना करते हुए भी हमारा सेंटर चल रहा है. हाँ, प्रैक्टिस चल रही है. स्टाफ मेरा बहुत अच्छा है. मैं मैडम आपको एक चीज बताता हूँ. जब हम लोगों ने ये सेंटर चालू किया था 94 में, तब ये सेंट्रल इंडिया का पहला सेंटर था. सेंट्रल इंडिया का पहला था. एमपी का तो था, ये सेंट्रल इंडिया का. उसके बाद में फिर ये धीरे धीरे नागपुर में भी नहीं था. बहुत ही मतलब जो कहते हैं ना कि एकदम नीचे से, बहुत फर्श से शुरू. नागपुर में भी सेंटर नहीं था, कहीं नहीं था. और फर्श से आज आप अर्श नहीं. और दूसरी बात ये है कि सपोर्टिंग स्टाफ बहुत अच्छा है मेरा ये जो काउंटर पे बैठता है वो लड़का बहुत अच्छा है. मेरा अंदर का स्टाफ बहुत अच्छा, बहुत सपोर्टिंग है, फैमिली जैसा. ये बहुत डिपेंड करता है ये डॉक्टर की मेंटेलिटी पे. डॉक्टर अगर अपनी अच्छी मेंटेलिटी करके काम करा ना, तो ऊपर वाला भी सक्सेस देता है. सक्सेस अच्छा देता है. और कोई इच्छा नहीं है, संतुष्ट है. बिल्कुल. अब जो है, अब सारी जिम्मेदारी, बच्चे पढ़ लिख लिए, सब इधर उधर लगे, दोनों लड़कियां डॉक्टर हो गई. अभी हम दोनों दामाद डॉक्टर है. अभी कोई भी मन में कोई इच्छा नहीं रही. अब जो पेशेंट आते हैं, मैक्सिमम पे जो बेनिफिट देना है हम लोग पेशेंट को देते हैं. अभी हमको कमा के करना क्या है, जो है बहुत सारा है, जितना मिल रहा है. नहीं, आते हैं पेशेंट, बहुत अच्छे से चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. नॉट बैड. मर्सिडीज की राइट. मर्सिडीज तो ऐसा हो गया. मेरी इच्छा थी, मैडम की इच्छा थी कि चलो लाइफ में एक बार मर्सिडीज खरीदे, तो मला खरीदना क्या. जब मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आप एंटर हुई थी, तब क्या कभी सोचा था कि मर्सिडीज? अब तो मैं साइकिल खरीदने की लायक भी नहीं थी. इसीलिए पूछा मैंने आपसे कि वो पहला दिन और अभी आप जब मर्सिडीज में बैठती हैं. बहुत ऊपर वाले की कृपा, ऊपर वालों का शुक्रिया है बहुत. और मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मैं मर्सिडीज कभी खरीदूंगा. मर्सिडीज खरीदा तो मतलब मेरे लाइफ में मैंने बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली. ये था फर्श से अर्श तक का सफ़र. आशा है आपको बहुत अच्छा लगा होगा. आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस अच्छे से इंटरव्यू के लिए. नमस्कार.